गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने दूसरी बुक सेकंड बुक जो फिजिक्स की भौतिक विज्ञान सेकंड पार्ट पहला चैप्टर प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है दर्पण। दर्पण, इसको मिरर भी बोलते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण वह तत्व या हम कह सकते हैं वह वस्तु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होने के पश्चात परावर्तित हो जाए, ऐसी सतह दर्पण कहलाती है। जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कोई भी पॉलिश करी हुई चीज, शीशा, ये सभी हमारी दर्पण कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से अब परावर्तित हो जाती है, यानी अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण के इस गुण को अपने ही माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम भी होते हैं। परावर्तन के नियम परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा अविलंब है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। दूसरा नियम हमारा होता है, जैसा कि हम देखते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। डेल्टा ऑफ एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर। ये परावर्तन के साधारण से नियम है, जैसा कि जो आपने कक्षा 10 की कक्षाओं में नॉर्मली आपने ये सभी पढ़े होंगे। इसी के आधार पर हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहां पर दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र या इसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के लिए हम इसकी एक साधारण सी एक डायग्राम बना लेते हैं, जनरल डायग्राम, जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ रखे हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, यहां से कोई किरण सीधी जाएगी। प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण पर पड़ती है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपका मुख्य फोकस हो जाएगा। और दूसरी
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेस अपने ही पाथ पर वापस लौट आती है। इन दोनों के कटान बिंदु पर यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपकी इमेज फॉर्म होती है बी डैश, ये आपका ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो जाती है। ये बिंदु पी हो जाएगा, ये एम डैश मिरर हो जाएगा, यहां से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट हो जाएगा, इसको हम एन पी एन मान लेते हैं। दर्पण की ऑब्जेक्ट से दूरी u होती है जो सदैव नेगेटिव ली जाती है। इमेज से p, इसको p और इसको q ले लेते हैं इस पॉइंट को, ये आपका v हो जाएगा नेगेटिव से, c से r तक की दूरी r हो जाएगी और f से q तक की दूरी हमारी स्मॉल f। ये सभी नेगेटिव में ली जाती हैं, ये सभी कार्टेशियन प्लेन का साइन रूल फॉलो करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यदि हम इसको चतुर्थांश में व्यक्त कर दें तो चतुर्थांश में व्यक्त करने पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार चतुर्थांशों में यानी क्वाड्रेंट में जब हम इसको विभक्त करते हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं x और y, सेकंड चतुर्थांश में आपको जैसा कि आप जानते हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे ही इस चतुर्थांश के आधार पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इसका फॉर्मुलेशन करेंगे। इसका फॉर्मुलेशन करने से पहले हमें इसकी इमेज के बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए। ये सब क्या है, माना एम डैश एक अवतल दर्पण है। प्रीफेस लिखने से पहले हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन वही जो इससे संबंधित हो, अनावश्यक रूप से कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप मानेंगे माना एम डैश एक अवतल दर्पण है। इस एम डैश पर माना कोई वस्तु ए बी दर्पण से स्मॉल u डिस्टेंस पर रखी है। दर्पण के वस्तु के बिंदु B से चलने वाली प्रकाशीय किरणें बिंदु Q पर गिरती हैं और बिंदु Q से परावर्तन के पश्चात F से होते हुए निकल जाती है। इसी बिंदु B से जाने वाली प्रकाश की किरण जो कि C से होते हुए जाती है अपने ही मार्ग पर लौट आती है। इन दोनों के कटान बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब B डैश पर बन जाता है। इस प्रकार हमारी वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाता है। वस्तु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी स्मॉल u कहलाती है, जिसे हम वस्तु दूरी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। वस्तु दूरी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। v ये हमारी इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस, या हम इसको प्रतिबिंब दूरी भी कह सकते हैं। उसके अलावा r रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी मिरर हमारा जिस भाग का गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी जो रेडियस होती है, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। f फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी या फोकल लेंथ। अब हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले यहां पर ध्यान से हमें ये देखना है कि यहां पर किस प्रकार के एंगल्स लिए गए हैं, किस प्रकार के त्रिभुजों का, किस प्रकार के ट्रायंगल्स का निर्माण हो रहा है। हमें बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है, हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो त्रिभुजों की बात करेंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, यानी कि दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे और दोनों ट्रायंगल्स को हम एक रूप में लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल लेंगे आप लोग त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज B'A'C में। सबसे पहले BAC B'A'C में इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करेंगे। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो यहां पर जो एंगल ऑफ A है, एंगल ऑफ A इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ, इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में, एंगल BAC बराबर एंगल B'A'C बराबर 90 डिग्री। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर BAC और B'A'C ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल
बी सी ए बराबर एंगल बी डैश सी ए। देखिए बी सी ए बी डैश सी ए ये वाला एंगल, ये हमारा एंगल वर्टिकल और ऑपोजिट है। इसको हम ओवेरिस कोण भी कह सकते हैं। ये हमारा वर्टिकली एंड ऑपोजिट, वर्टिकल एंड ऑपोजिट आपस में एक दूसरे से त्रिज्या के रूप में जुड़े हुए हैं। जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में समरूप या कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अतः हम यहां कह सकते हैं त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज B डैश A डैश C समरूप हैं। और जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। अगर हम इस आधार पर लेके चलें तो यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है, पहला त्रिभुज हमारा क्या था? पहला त्रिभुज था BAC। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या था? दूसरा त्रिभुज था B डैश A डैश C। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये सामने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों त्रिभुज हमारे समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात हम लंब बटे आधार के रूप में लेंगे। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो यहां से AB अपॉन AC बराबर A डैश B डैश अपॉन A डैश C के बराबर आएगा। यानी भुजाओं का अनुपात AB अपॉन A डैश AC और A डैश B डैश अपॉन A डैश C, ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। आगे देखिए हम इसको AB अपॉन A डैश B डैश बराबर AC अपॉन A डैश C के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो हम देखेंगे वो हमारा है, ध्यान से देखिए इसमें त्रिभुज दूसरा है हमारा B डैश A डैश F, त्रिभुज B डैश A डैश F तथा त्रिभुज QNF, B डैश A डैश F तथा QNF। इसमें भी हम यही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी कि कोण QNF बराबर कोण B डैश A डैश F बराबर 90 डिग्री। उसके अलावा कोण QFN बराबर कोण B डैश F A डैश बराबर वर्टिकल अपोजिट। इसलिए हम लिख सकते हैं कि BAF और QNF आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात, जैसे कि यहां पर हमने बराबर करा था सेम यहां पर भी वैसे ही लेंगे। तो यहां से ये आपका हो जाएगा QN अपॉन FN बराबर A डैश B डैश अपॉन A डैश F। यहां पर हम लिख सकते हैं QN अपॉन FN बराबर QN अपॉन A डैश B डैश बराबर FN अपॉन A डैश F। अब चूंकि यहां पर आप देख रहे हो कि QN जो है वो AB के बराबर है, अतः ये हो जाएगा आपका AB अपॉन A डैश B डैश बराबर आपका आ जाएगा FN अपॉन A डैश F। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। बच्चों इसको आप उतार लीजिए, ये हमारा आधा हो गया है। इसको उतारने के पश्चात आगे देखिए इसी में हमने जो दोनों समीकरणें की थी, अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 हम आपस में बराबर रख सकते हैं। यहां से समीकरण 1 की जो वैल्यू थी वो थी आपकी AC अपॉन A डैश C बराबर, यहां आ जाएगा आपका FN अपॉन A डैश F, FN अपॉन A डैश F। अब हम यहां पर इनकी वैल्यूज को लगाएंगे। AC, A से C की दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं AP माइनस PC। ऐसे ही अगर A डैश C को निकालना हो तो हम लिख सकते हैं PC माइनस A डैश P। चूंकि हमें A डैश C की वैल्यू निकालनी है, इसमें से हम अगर हम इतना कम कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें AC को निकालना है तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर FN की बात करें तो FN हमारा FN ही रहेगा और A डैश
एफ की अगर हम बात करें तो ए डैश एफ हमारा कैसे निकलेगा, ए डैश पी माइनस एफ पी। अब चूंकि एफ एन हमारा जो है वो बहुत क्लोज है, तो इसको हम एफ एन को हम एफ पी के बराबर भी ले सकते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा ए पी माइनस पी सी अपॉन पी सी माइनस ए डैश पी बराबर एफ पी अपॉन ए डैश पी माइनस एफ पी। अब हम यहां पर इसकी वैल्यू लगा देंगे। एपी हमारा क्या है, ए से पी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का यू माइनस पीसी है हमारा माइनस का आर, पीसी हमारा माइनस का आर माइनस एपी है हमारा माइनस का बी बराबर एफपी है हमारा एफ माइनस का एपी हमारा है माइनस का वी माइनस एफपी है हमारा माइनस का एफ। अब हमें इसको केवल सॉल्व करना है, हमारा मिरर फार्मूला हो जाएगा माइनस यू प्लस आर प्लस बी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने के पश्चात हमारा यहां पर मिरर फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। माइनस यू प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस आर प्लस बी। इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर प्लस एफ आर। ऐसे ही दूसरी तरफ एफ आर माइनस वी एफ। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने इन दोनों की आपस में यहां से इसकी इससे इसकी और आपस में मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया है। एफ आर से एफ आर आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस चीजें आप लिख दीजिए, यू वी थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, यू वी बराबर देखिए यू वी एक तरफ ले लीजिए, बाकी सारी चीजें एक तरफ ले लीजिए। तो यू वी हमने एक तरफ ले लिया और ये बाकी चीजें हैं, माइनस का यू एफ है तो ये प्लस का यू एफ हो जाएगा, माइनस का वी आर है तो ये प्लस का वी आर हो जाएगा और ये माइनस का वी एफ। यू वी प्लस यू एफ प्लस वी आर बराबर हमारा 2f होता है माइनस वी एफ, यू वी बराबर यू एफ प्लस 2vf माइनस vf या fv भी लिख सकते हैं इसको, uv बराबर uf प्लस vf रह जाएगा। और यदि हम uvf से भाग दे दें यानी कि डिवाइड कर दें, जैसे ही हम इसको भाग देंगे या डिवाइड कर देंगे तो uv अपॉन uvf बराबर uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf, तो vf से vf कैंसिल, uf से uf कैंसिल, uv से uv कैंसिल और जो हमारा फार्मूला है वो बच जाएगा 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यही हमारा मिरर फार्मूला होता है। ठीक ऐसे ही बच्चों हम उत्तर दर्पण के लिए भी करेंगे तो वही भी हमारा 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u आएगा। इसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं। इस मिरर फार्मूले की मदद से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं, जैसा कि आपने कक्षा 10 में ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को आपने हल करा होगा, उसी आधार पर ही हम इनको भी हल कर सकते हैं। आप इसी आधार पर आप चाहें तो उत्तर दर्पण के लिए भी मिरर फार्मूला आप बना सकते हैं। चित्र मैं आपका बना दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क में इसको करने की कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर नहीं होता है तो मैं दोबारा आपके लिए नई वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगा। एक बार आप इसको पुनः देख लीजिए, एक बार इसको पूरा पुनः देख लीजिए अच्छे से, कहीं पर कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसको नोट करके मुझे बताइएगा, मैं आपकी पुनः हेल्प करूंगा, आपके लिए पुनः वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपके लिए कॉन्केव के लिए मैंने बनाया है, कॉन्वेक्स के लिए आप लोग बनाइएगा। चित्र मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है ए और बी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी रेज
ये सी डैश हो जाएगा, ये एफ डैश हो जाएगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा, एन डैश ये इधर को निकल जाएगी, सी से जाने वाली रेज अपनी ही जगह पर आ जाएगी। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपकी इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगी। ये